everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Dristy Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली हम लोगों ने CGL प्री के क्वेश्चंस 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा था, तो आज सेट 2 की बारी है, शिफ्ट 2 का सेक्शन है। तो समझते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ, और वर्ड रखा हुआ है टेंडर। पहली क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ, और वो एंटोनिम्स में किसकी एंटोनिम्स, तो टेंडर। 4 ऑप्शन है आपके पास, सॉफ्ट, वार्म, फोर्थ इज रफ, और एक है जेंटल। सी ऑप्शन है जेंटल। तो टेंडर का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप समझेंगे तो टेंडर का मीनिंग तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ जो 4 ऑप्शन है उस तरह से ऑप्शन भी सेट कर रखा है एग्जामिनर ने। टेंडर का मतलब होता है इजी टू कट, फ्लेक्सिबल यू कैन से। तो इजी टू कट, इजी टू च्यू, इस तरह के सेंस में ले सकते हैं। सॉफ्ट बड़ा कॉमन सा, तो इसके तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ये, हमें लेना है एंटोनिम्स। तो सॉफ्ट इसके सिनोनिम्स हैं। वार्म का मतलब होता है जो थोड़ी प्लीजेंट टेम्परेचर होती है, या फिर आप ठंडे के दिनों में जो कपड़े पहनते हैं तो वो वार्म देता है, हीट नहीं हमें प्रदान करता, तो दैट इज वार्म। तो ये भी आंसर नहीं होगा। जेंटल, इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स की ओर बढ़ रहा है। और एक ही ऑप्शन बचा रफ, जो इसके एंटो होंगे, क्योंकि ये तो है इजी, फ्लेक्सिबल, और रफ मतलब वो सरफेस जो खुरदरा हो, तो मैंने वो इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो इस तरह से एंटो हो जाएगा रफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन वर्ड के सेक्शन है एंड लिखा हुआ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क who wanders from place to place and lives by begging। तो एक वैसा व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस घूमता हो और अपनी जीवन यापन बेगिंग के सहारे करता हो, तो यही है। पहला है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक वैसा स्टूडेंट, अ पुपिल who absent from the class, who leaves the class, who escapes from the class without information। तो हो गया ट्रॉन्ट। वैग्रेंट एंड इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब है ट्रैवलर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इटिनरेंट पीपल, है ना, या कोई सर्कस की टीम है जो एक जगह से दूसरे जगह अपनी जीविकोपार्जन के लिए जाता है, तो वो भी ट्रैवलर ही है, बट इटिनरेंट थोड़ी स्टैंडर्ड वर्ड है। माइग्रेंट होता है जब कोई व्यक्ति माइग्रेट करता है, यानी माइग्रेंट हम उसे कहेंगे जो एक अच्छे फैसिलिटीज के लिए, गुड एजुकेशन के लिए गांव से शहर की ओर माइग्रेट करते हैं लोग, तो क्या बोलते हैं, माइग्रेट। तो माइग्रेंट तो पॉजिटिव है, एंड रियल वर्ड इसका होगा वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है एक वैसा व्यक्ति जो एमलेस हो, उसकी कोई ऐसी गुड एम नहीं है, अच्छी एम नहीं है, और वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भटकता रहता हो, अपने जीविकोपार्जन के लिए बेगिंग के सहारे करता हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं 3 की ओर। अगला प्रश्न 3 नंबर देख रहे हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। पहला वर्ड है एग्जाम्प्लीफाई, नेक्स्ट इज एग्जाम्प्ट, एग्जाम्पल एंड एक्सेल। तो एक्सेल की स्पेलिंग तो करेक्ट है, एग्जाम्पल भी करेक्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, जैसे कोई चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर, या टैक्स नहीं बोलते, ये एग्जेम्पशन लिमिट है, ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो दैट इज द एग्जेम्प्ट, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि एग्जेम्पशन लिमिट से बाहर है। तो ये क्लियर है, ये तीनों तो सही है। एग्जाम्प्लीफाई, उसका स्पेलिंग EXEMPLI होती है, एग्जाम्प्लीफाई, और यहाँ पे EXAM लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्चुअली एग्जाम्प्लीफाई का मतलब होता है इलस्ट्रेट करना। मान लीजिए कोई मैटर को मैं एग्जाम्प्लीफाई कर रहा हूं, मतलब आपको उदाहरण दे रहा हूं, दिस इज द एग्जाम्प्लीफाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ। गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है एक वैसा व्यक्ति जो ट्रिवियल मैटर पे टॉक करे, है ना, टॉकेटिव, बातूनी। तो एक लिखा हुआ गुटरल, दिस इज द थ्रॉटी, कंसाइज एंड टॉकेटिव। तो आंसर तो आप पहुंच गए टॉकेटिव के पास, यानी टॉकेटिव आंसर आपका हो गया, बट मीनिंग समझ लेते हैं। थ्रॉटी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को कंठाग्र करता हो, यानी बड़ा थ्रॉटी इंसान है, कोई भी चीज आप कह रहे वो चीज तुरंत वो याद कर ले रहा है, जिस तरह से भी कर रहा, थ्रॉटी वो हो गया। गुटरल का मतलब होता है हैरेसिंग साउंड निकालने वाला, ये गुटरल वर्ड तो इसके गैरुलस के सिनोनिम्स तो होंगे ही नहीं। एंड कंसाइज जो हो गया उसको कहते हैं रिजर्व इन टॉक, जो अपनी बातों को रिजर्वेशन के साथ बोले, मतलब बहुत कम बोले। इस तरह से एक वर्ड और है लैकोनिक। लैकोनिक का एग्जैक्ट मीनिंग होता है लेस स्पीकिंग मोर सेंस, वो कह रहा है बहुत कम लेकिन सेंस बहुत ज्यादा हो।
लैकोनिक हो गया। टैसीटर्न, एक और वर्ड इसी का है टैसीटर्न। टैसीटर्न का अगर मीनिंग समझेंगे तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग करने वाला व्यक्ति, मतलब क्या है कि आपके बातों में यानी पर्सनल कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक वैसा व्यक्ति जो हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन पर्सनल टॉक, उसे हम टैसीटर्न कहेंगे। लेस स्पीकिंग मोर सेंस, उसे लैकोनिक कहेंगे। गैरुलस तो आप समझ गए, जो ट्रिवियल मैटर पे बात करे, बातूनी, तो हम उसे टॉकेटिव आंसर लेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है जंबल्ड सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को रीअरेंज करना है आपको। इसी को बहुत सारा नाम दिया जाता है, रीस्टेटमेंट, है ना, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, द शॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक वेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजस्ट द वेस्ट। नेक्स्ट है बी ऑप्शन जो है, environmental group have tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean polluter due to its reliance on single use of plastic. C है, in Thailand also a whale died last year after swallowing more than 80 plastic bags. And D जो है, in the latest case a whale with 40 kilos of plastic trash in its stomach died on Saturday in southern Philippines where it was stranded a day earlier. ये 4 सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो स्टार्टर की बारी होती है, सबसे पहले हमें रीअरेंज में स्टार्टर को ढूंढना होता है। तो रीअरेंज की अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन इन्वायरमेंटल ग्रुप की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन बी। अगर हम आप सोच रहे कि सर ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ द शॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन उसके पहले पॉल्यूटर्स का बात करेंगे, और पॉल्यूटर ने ही पॉल्यूट किया तो पहले उस व्यक्ति उस चीजों की बात होगी, उसके बाद पॉल्यूशन का बात होगा। तो यानी बी इसका स्टार्टर होगा। आप कहेंगे सर सी क्यों नहीं होगा, तो सिंपल समझिए, इन थाईलैंड ऑल्सो, सेंटेंस को ऑल्सो से रखा है, यानी ऑल्सो कहेंगे तब ना जब उस तरह की घटना एक बार पहले हो चुकी होगी, यानी सी बी सेंटेंस का स्टार्टर नहीं होगा। नेक्स्ट है डी, इन द लेटेस्ट केस, यानी उसके पहले कोई केस है और अभी का ये लेटेस्ट केस है, यानी डी ऑप्शन भी सेंटेंस का स्टार्टर नहीं होगा। तो आप यानी बी को ही स्टार्टर लेंगे, और बी से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं? बी से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, एक सी एंड एक बी। इस तरह से ए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। अब हम लोग फोकस करेंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो पहला स्टार्टर है कि इन्वायरमेंटल ग्रुप का ये टर्म है। तो इन्वायरमेंटल ग्रुप, फिर पॉल्यूटर्स, देन पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल ग्रुप हैव टैग्ड, इन्वायरमेंटल ग्रुप ने टैग्ड किया फिलीपींस को और ये कहा कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाला कंट्री है। तो ऑब्वियसली वो बी है। और देखिए बी सेंटेंस पूरे समरी का, इस सेक्शन का समरी देता है। बी के बाद आप ए को लेना पड़ेगा, चूंकि तुरंत पॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। एक हुआ फिलीपींस के बारे में, जो पॉल्यूटर्स है वो पॉल्यूट कर रहा है पूरे वर्ल्ड ओशियन को, तो फिर पॉल्यूशन की बात होगी, यानी बी के जस्ट बाद आप ए को लेंगे। और बी के जस्ट बाद ए कितने ऑप्शन में है, तो यानी ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है, यानी बी ए डी सी, यही इसके करेक्ट आंसर होंगे। सिंपली ये डीसी की अगर बात करेंगे तो मैंडेटरी पेयर को आप देखिए, लिखा है इन द लेटेस्ट केस, आज का जो लेटेस्ट केस है, अ वेल विथ 40 किलोस ऑफ प्लास्टिक ट्रेसेस इन इट्स स्टमक, उनके पेट में 40 केजी प्लास्टिक बैग्स थे जिसके कारण वो मर गया। तो ये पहले डाइड की बात किया, फिर आप डी के बाद जस्ट सी की ओर बढ़ेंगे तो सी में लिखा हुआ है इन थाईलैंड ऑल्सो, यानी ऑप्शन सेंटेंस डी एंड सेंटेंस सी, एक ये डाइड का बात कर रहा है और इसी के बाद एक ये सी जो ऑप्शन है इसमें क्या कह रहा है कि थाईलैंड में भी एक ऐसे वेल की मृत्यु हुई थी, यानी दोनों ऑप्शन यानी जो है वो डेड का बात कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑल्सो का सेंस लेकर के, यानी डी सी मैंडेटरी पेयर होगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बी ए डी सी इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज 4 सेंटेंसेस। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। पहला है गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर होना, नहीं हमारे हाथ से बाहर है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, सिंपली है, कहीं कुछ है ही नहीं। गिव
गिव अप समथिंग, त्यागना, ये सेंस यहाँ है नहीं। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी जब आप इस सेक्शन में आउट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि वो हमारे हाथ से बाहर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले प्रश्न 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये एंटोनिम चूज करना है स्केलेट का। तो स्केलेट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तीव्रता में वृद्धि, या फिर किसी बैड सिचुएशन का एक्सक्लेशन होना, बढ़ना। तो बढ़ना कहीं ना कहीं ये इनलार्जमेंट या इंक्रीमेंट का ही सेंस है, ये घटने का सेंस है नहीं। और 3 ऑप्शन देख लीजिए, इनलार्ज, इन हाइटेन एंड द रेज, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये सिनोनिम्स लग रहा है, बट कहीं ना कहीं रिड्यूस जो होगा वो एंटोनिम्स होगा, क्योंकि इसका मीनिंग है किसी बैड सिचुएशन का एक्सक्लेशन होना, बढ़ना, इनहेंसन होना। तो इसका एंटो हो जाएगा रिड्यूस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पैसिव फॉर्मेशन को चूज करना है। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि कल से तुम्हारी कार मेरे घर के सामने नहीं लगनी चाहिए, मतलब तुम्हें नहीं लगाना, यही तो कह रहे हैं आप। एक में लिखा कुड नॉट, कुड नॉट का कोई सेंस नहीं है, चूंकि पास्ट फॉर्मेशन ले नहीं सकते, ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है योर कार शुड नॉट, ये हो सकता है। नेक्स्ट है माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड, यहां आप घर को पार्क कर दे रहे हैं, गाड़ी को पार्क करने की बात है, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी देखेंगे, नीड नॉट, ये सेक्शन, और एक रखा हुआ शुड नॉट, ये सेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप उसे एक सजेस्ट कर रहे हैं कि कल से यहां पे तुम्हारी गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, यानी शुड नॉट वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर, scientists at Cambridge University are dash how plants can give us sustainable energy। 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है, लुकिंग, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टिंग, स्क्रूटनाइजिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। तो साइंटिस्ट जो है वो किसी मैटर पे, किसी साइंटिफिक चीजों पे जब वो रिसर्च करता है तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग या इन्वेस्टिगेशन। स्क्रूटनी का मतलब होता है एग्जामिन विद ग्रेट केयर, जब स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होता है। नेक्स्ट इज द इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग का मतलब होता है टू एग्जामिन ऑफिशियली या टू एग्जामिन क्रिटिकली, और लुकिंग तो जनरल सेंस है। तो इन 4 में से हमें बी ही करेक्ट है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की बात है और साइंटिस्ट सस्टेनेबल एनर्जी के प्लांट कैसे मुझे देगा इसके बारे में इन्वेस्टिगेट यानी रिसर्च ही होगी, तो इसलिए आंसर होगी बी। ओके, आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके स्क्रीन पे दिखेगा। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वॉज बींग गार्डेड बाय गन टोटिंग गार्ड्स, वॉज बींग गार्डेड बाय, सिंपली आप जब देखा कि वॉज बींग रखा गया, इज एम आर वॉज वर प्लस बींग अगर सेंटेंस में है, देन V3 का कॉन्सेप्ट है तो ऑलरेडी वो पैसिव है, तो हमें पास्ट का वो टर्म ढूंढना पड़ेगा जो एक्टिव में है। तो पहला ऑप्शन है द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वर गार्डिंग, मैन गेट ही गार्ड कर रहा था या गार्ड उस बिल्डिंग को गार्ड कर रहा था, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। आइए ऑप्शन बी को देखते हैं, गन टोटिंग गार्ड्स गार्डेड द मेन गेट, ये तो एक्टिव है बट वॉज वर का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, आईएनजी लगी हुई है, तो ऑप्शन इसमें बी जो है वो भी एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट है सी, गन टोटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये सेंटेंस यानी ये ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड डी को जाएंगे तो गन टोटिंग गार्ड्स हैव बीन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हैव बीन वाला भी नहीं होगा, ए ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो चुका था, बी ऑप्शन एलिमिनेट, आंसर सी के करीब आप पहुंच गए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ये भी रीअरेंजमेंट है। तो पहला ऑप्शन है द एलिफेंट टस्क्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। ये जो एलिफेंट की टस्क्स है उसकी ट्रैक्ड का बात कर रहा, मतलब ऐसा पकड़ा गया, उसके एलिफेंट के जो लंबी वो टस्क होता है उस टस्क को ट्रैकिंग किया गया। आगे लिखा हुआ कस्टमर्स ऑफिशियल्स इन थाईलैंड सेज इट इज द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। तो एशियन के ऑफिशियल जो है थाईलैंड के वो कह रहे हैं कि इट इज द बिगेस्ट सीजर, एक बहुत बड़ी कॉन्फिस्केशन है, ये जब्त हुई है कहीं ना कहीं से,
और कंट्रीज हिस्ट्री में सबसे बड़ी टर्म है ये, कॉन्फिस्केशन है। आइए सी ऑप्शन रखा है 4 tons of ivory with a market value of $6 billion. It was an impressive haul. एक बहुत बड़ी वस्तु है ये। $6 million की आइवरी जो है वो हाथी का दांत का जो तस्करी है उसके बारे में पता चला। एंड डी है ऑफिशियल सेज। तो ऑफिशियल सेज यानी उसके पहले ऑफिशियल की बात हुई है, तो आंसर के करीब आप कैसे पहुंचेंगे, ऑप्शन कैसे लेंगे, यानी ए एंड डी की बात करेंगे, क्योंकि ऊपर में उस डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो रही है और उसी की पार्टी की ऑफिशियल्स की नीचे बात हो रही है। तो ए डी एक साथ आ सकते हैं, बट देखते हैं स्टार्टर कौन हो सकता है। 4 tons of ivory with a market value of $6 billion. ये जो एक इंप्रेसिव हॉल है, बहुत बड़ी प्राप्त वस्तु है, उनको लगा ऐसा कि ये बहुत बड़ी प्राप्त वस्तु है, यानी शी ही सेंटेंस को स्टार्ट करेगा। उसके बाद आप जाएंगे बी पर, एंड अब वहां कह रहा है कि कस्टम्स है, टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल जो है वो कह रहे हैं कि ये बिगेस्ट, ये बहुत बड़ी सीजर है, ये बहुत बड़ी कॉन्फिस्केशन है। तो 4 टन की आइवरी, फिर उसके बारे में यही होगा ना कि 4 टन की आइवरी का इंफॉर्मेशन है, हाथी के दांतों का जो कॉन्फिस्केशन है उसकी इंफॉर्मेशन है, तो उसके जस्ट बाद कहेगा कि ये जो कॉन्फिस्केशन हुआ, ये जो जब्ती हुई, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री में बहुत बड़ी जब्ती हुई है, यानी सी के बाद बी ऑप्शन की ही प्लेसमेंट रखेंगे। सी बी विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट, एंड सी बी से सेंटेंस कितने स्टार्ट है, एक ही स्टार्ट है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखें तो सिनोनिम्स ऑफ टिल्ट की बात कर रहा है, एंड टिल्ट का मतलब आप सपोर्ट, स्ट्रेंथ, क्रॉस एंड स्लैंट। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, बैंड हुआ हो। टिल्टेड नहीं बोलते, टिल्टेड टर्म है ये, माने झुकी हुई टर्म है। स्लॉपिंग टर्म है, स्लॉपिंग। और आपने पढ़ा ना स्लैंट हाइट, यानी जो भी स्लैंट स्लोप नुमा, तो सबसे पहले इसका मतलब तो है कि स्लोपिंग हुआ, झुका हुआ। तो आप सपोर्ट भी नहीं लेंगे, स्ट्रेटन भी नहीं लेंगे, क्रॉस भी नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे स्लैंट। स्लैंट का मतलब झुका हुआ, स्लोपिंग टर्म में। टिल्ट का मतलब होता है टिल्टेड, इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड, उस तरह से आंसर हो जाएगी स्लैंट। आइए क्वेश्चन नंबर 13, इंप्रूवमेंट देखना है, और ये क्वेश्चन है इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय में आगे ये अच्छी होगी। इफ यू ज्वाइन दिस बैच, तो इफ यू ज्वाइन दिस बैच इट प्रूव्स, आपको इतना पता है इफ यू ज्वाइन ये प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, और बाद वाला इट प्रूव्स ये भी प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आप अच्छी चीजों को सीखोगे। अब ये दो एक्शन फ्यूचर की बात है, तो इतना बात पता है कि हम अगर ऐसे एक्शंस को फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आप आगरा जाओगे तो ताजमहल को देखोगे, तो आपका जाना फर्स्ट एक्शन है, यानी इफ के साथ जो टर्म है वो कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशन वाले को प्रेजेंट में रख देंगे। तो ये तो है इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट विल प्रूव, यानी इट प्रूव्स जो है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, इट विल प्रूव। तो कौन से ऑप्शन को आप लेंगे, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, इट विल प्रूव टू बी अ गुड। ये बाद वाला ही इंप्रूवमेंट है, अंडरलाइन पार्ट तो वही होना चाहिए, यानी इट प्रूव्स टू बी अ गुड इन लॉन्ग रन को हम लोग करेंगे इट विल प्रूव टू बी गुड, और बाद में जो स्टेटमेंट है वो तो होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं, और ये फाइंड एरर का सेक्शन है। शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस, उन्हें 2 क्विक प्रमोशंस मिला है, इन ऑर्डर दैट शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो सिंपल बात है, ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि कौन सा, यानी इसी को 4 पार्ट में तोड़ कर रखा गया है। आप देख पा रहे हैं सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, in order that she has good communication skill। सिंपल आप इस चीज को समझिए कि यहां तक हमने जब ये पढ़ा तो ये सेंटेंस क्लियर लग रहा है कि she got 2 quick promotions in order that she has good communication skill। आपको लग रहा है in order that वह इसलिए 2 क्विक प्रमोशन मिला क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी। तो जब स्ट्रॉन्ग रीजन बताना हो ना तो फिर इन ऑर्डर दैट का यूज नहीं करते।
और ये जिस सेंटेंस में है वही एरर होगा। तो इन ऑर्डर दैट यानी पार्ट ए वाली एरर है। क्लियर है? इन ऑर्डर दैट हटा के आप स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए बिकॉज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए अगला क्वेश्चन 15 से है, बट वो 15 का रिप्लाई देने के लिए आपको ये क्लोज टेस्ट पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट हमको स्पीड में पढ़ेंगे, फिर उसके थीम के आधार पे उस क्वेश्चन को समझेंगे। क्लोज टेस्ट पूरी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आइए आगे बढ़ते हैं। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स along with his councillors after their town dash with no manual workers. It has reported. The next is in fact dash was sweeping the pizza in front of the dash church in preparation for market day. Dash the deputy mayor's father and town councillors armed with a high pressure hose. The town surplus last dash retired 6 months ago and nobody has been hired since when. We cannot do anything. We are blocked by bureaucrats, the mayor says. यानी इसको, इस टर्म को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे लग रहा है कि एक इटालियन मेयर है जो वहां पे क्लीनिंग कर रहा है। किसके वजह से? क्योंकि वहां पे जो वर्कर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। वो एक वर्कर थे पहले से जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो देखिए लिखा हुआ है एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज काउंसलर्स आफ्टर देयर टाउन डैश, और इनमें से 4 ऑप्शन है, हैज लेफ्ट, वाज लेफ्ट, लीव्स एंड वाज लिविंग। और अगर आगे पढ़ेंगे डैश के बाद तो लिखा विद नो मैनुअल वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स वहां पे कार्यान्वित थे, जो लोग कार्य कर रहे थे, कार्य पे थे, वो चले गए, उन्हीं के एब्सेंस में ये काम कर रहे। तो वो हुआ क्या कि इनके चले जाने के बाद वो काम करना स्टार्ट किए हैं। तो चले जाने के बाद यानी पास्ट की ही बात होगी, और पास्ट टेंस के लिए हैज लेफ्ट, लीव्स, वाज लिविंग ना लेकर के लेंगे वाज लेफ्ट। यानी क्वेश्चन नंबर जो आप 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 का आंसर हो जाएगा सी, वाज लेफ्ट। क्लियर है? चूंकि एक घटना होने के बाद वह काम प्रारंभ हुआ है तो पास्ट टेंस में, और लीव्स प्रेजेंट है, वाज लिविंग पास्ट कंटिन्यूअस की बात है, तो कहीं ना कहीं आपको यह लेना पड़ेगा कि मैनुअल वर्कर्स के छोड़ने के बाद आफ्टर द टाउन वाज लेफ्ट बाय मैनुअल वर्कर्स, तो पैसिव का भी फॉर्मेशन है, इसलिए वाज लेफ्ट। आइए क्वेश्चन नंबर डैश अगर 2 भरेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 के फिलर में 4 ऑप्शन है, ही, दे, सी एंड इट। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आफ्टर देयर टाउन वाज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर्स, इट वाज रिपोर्टेड इन फैक्ट डैश वाज स्वीपिंग द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च। तो कौन वहां पे स्वीपिंग कर रहा था? और उससे पहले देखिए इटालियन मेयर की बात है, और इटालियन मेयर मतलब वहां के प्रमुख का बात है, और वो प्रमुख को आप मैस्कुलिन जेंडर मान के चलेंगे। अगर ऐसा कुछ लिखता तो फेमिनिन की चर्चा आगे होती, तो वो है नहीं, इसलिए आप दे नहीं ले सकते, शी भी नहीं ले सकते, इट का भी यूज नहीं करेंगे, आप ऑप्शन ही प्रोनाउन लेंगे इटालियन मेयर के अकॉर्डिंग। यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन ए यानी ही को आप आंसर के रूप में लेंगे। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 17 यानी जो डैश 3 में आप फिल करेंगे वो है इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च। 3 ऑप्शन है, लोकल, नेक्स्ट, नेवर एंड नियर। तो वहां पे वो जो इटालियन मेयर थे वो उस चीज को क्लीन कर रहे थे, और आसपास मार्केट डे के लिए आसपास के चर्च के सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो लोकल आसपास मतलब ऐसा नहीं कि वो जहां है वहीं पे चर्च है, आसपास के लोकल चर्च यानी मार्केट डे के प्रिपरेशन में वो वहां के चीजों को क्लीनिंग कर रहे थे, इसलिए लोकल चर्च। नेक्स्ट, नियर एंड नेवर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लोकल शब्द का प्रयोग होगा, ए। बात रह गई नेक्स्ट, नेवर एंड नियर क्यों नहीं होगा, तो रीजन है नेक्स्ट अगर उससे पहले कोई चर्च की बात होती, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा होगा, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना कि आसपास में जितने चर्च हैं या उनके सामने,
लोकल एरियाज नहीं बोलते, लोकल एरिया में कितने शॉप्स हैं, तो वहां के चर्च की बात हो रही है, दैट इज द लोकल। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 4, और ब्लैंक 4 में आप क्या फील करेंगे, चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे डैश द डिप्यूटी मेयर, और डैश द डिप्यूटी मेयर किसके साथ वो क्लीनिंग कर रहे थे, तो अलोंग विद का प्रयोग होगा, यानी टुगेदर सेंस का लेंगे, उनके साथ, तो ऑल्सो, अलोंग एंड एज वेल, इन शब्द का प्रयोग तो नहीं होगा, यानी 18 में डी ऑप्शन को लेंगे, 18 का डी, और 18 का डी इट मींस मेंबर, सॉरी अलोंग, अलोंग साइड का प्रयोग करेंगे, अलोंग साइड, इसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर यानी उनके साथ, क्लियर है। तो अगर आप फिल इन द ब्लैंक को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे अलोंग द डिप्यूटी मेयर्स फादर, उनके पिताजी के साथ, क्लियर है, एंड अ टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद हाई प्रेशर होस, नहीं क्लीनिंग करने वाले एक ऐसी पाइप, प्रेशर वाली पाइप, वाटर या फिर एयर प्रेशर को लेकर के क्लीनिंग करने का जो प्रयास करते हैं, दैट इज द हॉस। नेक्स्ट है द टाउन जर्फलस लास्ट वर्कर लास्ट मेंबर, इन ऑप्शन में से आप क्या लेंगे, तो सिंपली आप इस अगर पैसेज को पढ़ेंगे ना तो लिखा हुआ है कि वही लास्ट थे जो 6 महीना पहले रिटायर हुए थे, तो किनके एब्सेंस में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया था, क्लीनिंग करना, वर्कर्स के एब्सेंस में, काउंसिल मैनेजर मेंबर्स के रूप में एब्सेंस में तो काम करना स्टार्ट नहीं किए थे, वो काम करना स्टार्ट किए थे उनके एब्सेंस में, यानी वर्कर्स के एब्सेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप मेयर, वर्कर, काउंसलर एंड मेंबर, इट मींस आप वर्कर को लेंगे, 19 का ऑप्शन ए, इट मींस वर्कर, क्लियर है। तो ये पूरी क्लोज टेस्ट आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट का सेक्शन है। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। सिंपल आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप यही कहेंगे कि मैं 2 महीनों से जॉब की तलाश में हूं बट अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। तो आप उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जब एक्शन कंटिन्यू होगी टाइम का भी आप उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। और आपने लिखा आई लुक फॉर, प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर, कि मैं 2 महीने से सर्च करता हूं कि सर्च कर रहा हूं, तो ऐसा सेंस में लेने के लिए हैव बीन वाली करेक्ट ऑप्शन होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन के साथ टाइम का भी इंडिकेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, ये इडियम्स वाली सेक्शन है, और लिखा हुआ है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आंसर अगर आप देखेंगे, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए, ये एक्चुअली का इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि रेयरली अवेलेबल भी और इजी टू ऑब्टेन तो नहीं, बट वेरी एक्सपेंसिव। तो जैसे कोई चीज आपने खरीदा और आप ये कहें कि ये हमारे लिए बड़ा कॉस्ट आर्म टू लेग है, मेरी बाह से लेकर पैर तक, माने एक्सपेंसिव चीजों का एक्सप्लेनेशन है। आपने कोई चीज खरीदा और आप कह रहे हैं कि दिस इज कॉस्ट एन आर्म लेग टू मी, तो आप इस चीज को समझेंगे कि कॉस्ट मतलब कीमत, और बाह से लेकर पैर तक कुछ ऐसी चीजें आपने लिया जो एक्सपेंसिव है, जरूरत से ज्यादा आपने खरीदा और अब वो एक्सपेंसिव है। तो रेयरली अवेलेबल तो ये तो नहीं, इजी टू ऑब्टेन नहीं, नथिंग एल्स नहीं, आंसर होगी वेरी एक्सपेंसिव, जो चीजें काफी एक्सपेंसिव है। तो इडियम्स के सेक्शंस को आप नॉमिनिक्स के तरीके से भी याद कर सकते हैं, या फिर उससे तो आपको याद करना ही पड़ेगा सेंटेंस में बना करके, ताकि ज्यादा दिन तक याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन, वन वर्ड का क्वेश्चन है। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, मतलब कोई ऐसे जगहों से, परमानेंट जो चीजें हैं कि वहां से ये बिलोंग करता। तो एक वर्ड है नेटिव, दूसरा वर्ड है रेजिडेंट, तीसरा ऑक्यूपेंट एंड चौथा एलियन। तो एलियन मतलब हो गया बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, रेजिडेंट मतलब एक वैसा व्यक्ति जो कोई चीज जो परमानेंटली किसी जगह पे रहता हो, अ पर्सन
हु लिव्स परमानेंटली समवेयर एल्स, तो वो हो गया रेजिडेंट। नेक्स्ट इज द नेटिव एंड ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्पेशल क्षेत्र में कुछ समय के लिए उसको अधिकृत किया गया हो और वो व्यक्ति वहां हो। जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी जगह का ऑक्यूपेंट होगा, इट मीन्स राष्ट्रपति भवन का ऑक्यूपेंट राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद जी हैं। यानी ऑक्यूपेंट आप कह सकते हैं इस सेंस में भी कि जो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे उस जगह पे अवेलेबल हो, तो उसको हम लोग ऑक्यूपेंट कह सकते हैं। बट नेटिव आंसर होगा इसका, नेटिव। जो व्यक्ति स्पेशली किसी खास क्षेत्र से हो, वहां का बिलोंग करता हो और सारी चीजें उसी वहीं पे गुड हैबिटेंट प्राप्त किया हो, तो नेटिव। जन्मजात इनबॉर्न सारी चीजों को वहां से प्राप्त किया है, तो उसको हम लोग नेटिव लेंगे। नेटिव, नियो नेटिव, नेटिव, न्यू बॉर्न, ये सब सेंस बर्थ से रिलेटेड है, तो वो हो गया नेटिव। आइए क्वेश्चन नंबर 23 ये फाइंड एरर की सेक्शन है और इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ड्यू टू साइक्लोन इडाई वास्ट एरिया ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, देख रहे हैं, हैव बीन फ्लडेड, यहां तक क्लियर हो गया। रोड्स डिस्ट्रॉयड, यानी ये भी पास्ट फॉर्मेशन में है, फ्लडेड, डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग, यही गलती है, डिसरप्टिंग ना हो करके आप करना पड़ेगा डिसरप्टेड। डिसरप्टेड सिंपली समझेंगे इस बात को कि आपने जब सेंटेंस का अरेंजमेंट शुरू किया, जब आपने पढ़ा, तो एक बैलेंसिंग वे में वर्ब का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए। तो फ्लडेड, डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन, क्या क्या फ्लड के कारण, वो साइक्लोन के कारण हुआ, तो वहां की लैंड जो हुई वो वहां पे फ्लड आया, फिर डिस्ट्रॉयड, रोड्स डिस्ट्रॉयड हुए एंड कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन का जो साधन था वो भी डिसरप्टेड हुआ, डिसरप्टिंग नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा। मतलब किस पार्ट में एरर है, तो फर्स्ट पार्ट जो है फ्लडेड, सेकेंड पार्ट है एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग, तो बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन जो है वो उसी ऑप्शन में एरर है। आइए 24 की ओर बढ़ते हैं एंड 24 है, द स्टेट गवर्नमेंट argued that it could not dash the increase in teachers salaries awarded by court। तो स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यूड किया कि जो सैलरी है, टीचर की जो सैलरी है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, तो स्टैंड ऑप्शन गया स्पेयर। स्पेयर मतलब तो खाली समय होता है, गेट कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर लेना पड़ेगा अफोर्ड, कि गवर्नमेंट जो है वो फिर टीचर की जो सैलरीज इंक्रीमेंट की बात चल रही है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, कोई रीजन होगा फाइनेंशियली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कंपैरेबल, कंपैरिजन, कंपटीशन एंड कम्युनिकेशन। तो आप देख पा रहे जनरली कंपैरेबल का स्पेलिंग तो सही है, कंपैरिजन भी करेक्ट है, कंपटीशन COMPE होनी चाहिए, PI ऑप्शन में रखा हुआ है, क्लियर है। तो यही हो गया रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसी ऑप्शंस को हम लोग करेक्ट मानेंगे। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चंस जो 25 हैं वो क्लियर हो गए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।